स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज हम पढ़ेंगे संख्या तथा संख्यात्मक बोध अंकों का ज्ञान स्थानीय मान का जो यूनिट 1 है उसके पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे दोस्तों उसके आगे के जो बचे हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं संख्या से रिलेटेड उसे हम क्लियर करेंगे। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का जो है बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर आपने मेरे चैनल के उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी एक बार उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने संख्या, संख्यांक, देवनागरी पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो अंतर्राष्ट्रीय जो नंबर्स है, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है और साथ ही हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में भी पढ़ा और क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। हमने इवेंट नंबर्स के बारे में पढ़ा, सम संख्याओं के बारे में। हमने ऑड नंबर्स के बारे में भी जाना यानी कि विषम संख्याओं के बारे में और साथ ही सम और विषम संख्याओं से बनने वाले जो भी कॉन्सेप्ट है उसे भी हमने क्लियर किया और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी हमने देखे। इसके अलावा हमने यहाँ पर इंटीजर्स के बारे में पढ़ा अच्छे से डिटेल से और साथ ही हमने जाना तीनों इंटीजर्स के टाइप्स के बारे में, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं और उदासीन पूर्णांक संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं हमने यह देखा कि जो p/q हो यानी जितनी भी संख्याएं हमारे p/q के रूप में होती हैं, p/q का अर्थ होता है जो अंश और हर के रूप में होती हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, परिमेय संख्याएं कहते हैं। जो कि अंडर रूट में ना हो और साथ ही जिनका q का मान जो है वो 0 ना हो। q का मान अगर 0 हो जाएगा तो संख्या अनंत हो जाएगी। इसी प्रकार से अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी हमने डिटेल से देखा और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं हमने यह भी समझा और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बनने वाले कॉन्सेप्ट को भी हमने समझ लिया। और साथ ही हमने यहाँ पर प्राइम नंबर्स जिन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं उसके बारे में जाना, कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं के बारे में हमने जाना और साथ ही यहाँ पर हमने जो है अभाज्य संख्या जिसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं और साथ ही अत्रिभाज्य और जुड़वा अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स और यहाँ डबल जो है हमारे जो भी अभाज्य प्राइम नंबर्स जो बनते हैं उसके बारे में हमने जाना। तो आपने अगर ये सभी कॉन्सेप्ट को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में। ये पूछता नहीं है कि ये विभाज्यता का नियम क्या है, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए हम आज जो है इसके कॉन्सेप्ट्स को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो विभाज्यता का नियम जो है इसे हम भाज्यता की जांच भी कहते हैं यानी कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 5 5 6 लिखा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या जो है वो किससे कटेगी तो आप जो है इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे आप यहाँ पर क्या करेंगे, कई सारे मेथड्स लगाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि ये संख्या 2 से कटेगी तो आप जो है सोचेंगे कैसे। तो इसी को जो है हम अभी इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि कौन सी संख्या जो है वो किससे कट सकती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विभाज्यता का नियम। अब संख्या जो है वह 2 से कट रही है कि 4 से कट रही है कि 5 से कट रही है कि 6 से कट रही है, ये भी हमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 2 से भाज्यता का नियम। तो 2 से भाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि किसी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो वह संख्या हमेशा जो है 2 से कट जाती है और संख्या जो है वो दशमलव में नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको दिया था 5 5 6, इसका इकाई अंक दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, आपको पता है ना कि ये इकाई होता है, ये दहाई और ये सैकड़ा होता है। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 6 आ रहा है, जो कि यहाँ पर 6 जो है एक सम संख्या है और जिसका भी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या जो है वो हमेशा 2 से विभाज्य होती है और संख्या दशमलव के रूप में भी उपस्थित नहीं है। यहाँ संख्या पूरी है, कोई भी पॉइंट में नहीं है, इस वजह से यह संख्या जो है 2 से कटेगी। तो इसी प्रकार जो है हम यहाँ पर 3 से भाज्य का नियम समझेंगे। दोस्तों 2 से भाज्य का नियम जो है आप जितने भी इकाई में सिर्फ और सिर्फ इकाई में जो संख्या है उसी को देखेंगे। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपसे बोल दिया पेपर में कि ये संख्या 2 से कटने वाली कौन सी है और ऑप्शन में आपको कई सारी संख्याएं दे दिया, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि 5 दे दिया, ठीक है, मान लीजिए 56 दे दिया, 57 दे दिया, ठीक है, 53 दे दिया आपको
और साथ में आपको 51 दे दिया। ठीक, तो आपसे बोलेगा इनमें से कौन सी संख्या 2 से कटेगी, तो आप देखिए बस उसका इकाई वाला अंक, यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई नंबर में अगर आपको 6 दिख गया तो इसका अर्थ है कि ये संख्या 2 से कटेगी। बाकी किसी भी नंबर में जो है आप 0, 2, 4, 6, 8 नहीं देख रहे हैं, इस वजह से ये क्या होगी, 2 से नहीं कटेंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे 3 से भाज्य का नियम। जब दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 216 हमारा एक अंक है, ये 216 जो है इसको जब आप अंक जो है इसके अंकों का योग यानी 216 नहीं 213, 2, 1 और 3, इन तीनों को जोड़िए और अगर संख्या जो है वह जो 3 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त होगी तो वो संख्या जो है 3 से विभाज्य होगी। आपको पता है दोस्तों कि 3 के पहाड़े में 6 आता है, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, यानी 213 भी 3 से विभाजित होगी। बहुत ही इजी है। अगर आपको किसी भी संख्या को जोड़ने पर जो है 3 या 3 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो रही है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर यहाँ पर 18 भी आ जाए तो आप क्या करिए, 18 को जोड़ दीजिए, 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि 3 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए 53 दे दिया तो 53 को आप अगर जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी ये संख्या जो है वो 3 से नहीं कटेगी, इसका जो शेषफल है वो 2 आएगा। तो इस प्रकार से जो संख्याएं हैं उसको जो अगर आप योग कर लें, जब दी गई संख्या को अगर आप अंकों का, 213 एक संख्या है जिसके अंदर 2 एक अंक है, 3 एक अंक है, 1 एक अंक है, ये सभी एक अंक हैं और अंकों को मिलाकर संख्याएं बनाई गई हैं। और ये संख्या जो है इनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो संख्या जो है वह 3 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, यानी 213 जो है वह 3 से विभाजित होगी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर विभाजित करके देख लीजिए। आप यहाँ पर 3 से इसको विभाजित कीजिए, यानी 3 से भाग देंगे जब, तो आपको पता है 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, यानी कि आएगा 71, यानी 71 जो है दोस्तों वो किससे कटेगा, हमारा 71 जो है इसका क्या होगा, मतलब भागफल आ रहा है, यानी संख्या का जो मान है वह 71 आ रहा है, यानी 213 जो है पूरी तरह से 3 से कट गई। कोई भी ना तो दशमलव में आ रहा है और ना ही कोई यहाँ पर सही बटे में आंसर आ रहा है, हमारी संख्या पूरी की पूरी कट गई। 4 से विभाजिता का नियम बहुत ही आसान है। आपने अभी 2 से विभाजिता का नियम समझा होगा, जिसमें इकाई का अंक आप देखते हैं कि अगर इकाई वाला जो अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो 2 से कटता है। सेम वैसे ही यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे आपको कुछ भी नहीं कर, वो संख्या को देखिए और उस संख्या का अगर जो इकाई और दहाई वाला अंक है, अगर सिर्फ और सिर्फ वो संख्या हमारी 4 से कट रही है, इसका अर्थ है हमारी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे आपको मैंने दे दिया 528, अगर मैं आपसे पूछूं कि यह संख्या जो है 4 से कटेगी कि नहीं, तो आप यहाँ पर पूरी संख्या को काटने की जरूरत नहीं है, आप बस 28 को काट के देखिए, 4 सत्ते 28, यानी आंसर हमारा 7 आ रहा है, यानी ये संख्या पूरी की पूरी 528 जो है वो 4 से विभाजित होगी। यानी ये तो आपको छोटा नंबर दिखाएगा, आपको बड़े से बड़ा नंबर भी दिखाकर पूछा जा सकता है। तो 4 से विभाजिता का नियम आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से 8 के विभाजिता का नियम है कि यदि हमारा इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक जो है वो 8 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 16 का नियम भी ऐसे होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार वाले जो अंक होते हैं, अगर वो हमारा 16 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। तो आप समझ गए होंगे कि जितनी भी सम वाली संख्याएं होती है वो इसी प्रकार से विभाजित होती जाती हैं। तो यहाँ पर हम 5 से विभाजिता का नियम समझेंगे। यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0 या 5 है तो वह संख्या हमारा 5 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर 2005 जो है, इसके इकाई का सिर्फ आप अंक उठाइए और अगर यहाँ पर 5 है तो इसका अर्थ है कि ये 5 से कटेगा। अगर यहाँ पर 0 होता तो भी ये 5 से ही कटता। आपको यकीन नहीं है तो आप कट करके देख लीजिए। आप 2005 को कट करिए तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर 5 4 जा 20, 0 और 5 1 जा 5,
401 आएगा, जो कि हमारा क्या है, 5 को पूरी तरह 5 से ये संख्या कट गई। और अगर मैं इसी की जगह पर 0 रख दूं, 2000 कर दें, जैसे हम यहाँ पर 2000 को अगर हम काटें 5 से, तो क्या आएगा हमारा 5 4 जा 20 और यहाँ पर 0 यानी 400 आएगा, जो कि 5 से पूरी तरह कटने पर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कोई भी संख्या दशमलव में नहीं मिली, यानी ये जो हमारी संख्या है दोस्तों, वह पूरी तरह से 5 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। 6 से विभाजिता का नियम जो है आप कैसे समझेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि जब दी गई संख्या, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जब दी गई संख्या का इकाई का अंक 2 हो या अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या 6 से विभाजित होगी। पहले तो आप ये समझिए कि 6 जो है वह 2 और 3 से गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो 6 का विभाजिता का नियम होगा वो कोई नया नियम नहीं है, बल्कि जो 2 और 3 का नियम है उसी को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। यानी 2 का नियम क्या कहता है कि जब संख्या की इकाई का अंक जो है वह क्या हो, कोई सम संख्या हो, यानी 0 2 4 6 8 हो, और 3 का नियम बोलता है कि संख्या के जो अंकों का योग हो वो 3 आए, तो वह संख्या जो है हमारी 6 से विभाजित होगी। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको दे दूं, सिंपल से अगर हम बात करें 18 की, तो 18 जो है दोस्तों, यहाँ पर इकाई अंक 8 आ रहा है, इसका अर्थ है कि यह 2 से तो कटेगा ही, और साथ ही 18 के अंकों का योग आप करेंगे 1 + 8 तो हमारा 9 आएगा, और 9 जो है वह 3 से भी कटेगा, यानी कि ये पूरी संख्या जो है हमारी 6 से कट जाएगी। और आपको पता है कि यहाँ पर जो है 6 से विभाजिता का नियम जो है 2 और 3 के विभाजिता को नियम को मिला के बनता है। इसी प्रकार से 8 से विभाजिता का नियम क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी पहले भी समझाया इसी में, कि जब 8 से विभाजित संख्या क्या होगी, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित होगी, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अंतिम 3 का अर्थ है इकाई, दहाई और सैकड़े का जो अंक होगा, अगर वो 8 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे अभी आप इसको डिवाइड करिए 8 से, आप कट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 6 जा 48, और यहाँ पर आपका आएगा क्या, 8 2 जा 16, और 8 5 जा 40 और 0। यहाँ पर कट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी वो 6250, यानी कि पूरी की पूरी कटने पर प्राप्त हो रही है संख्या, कोई भी दशमलव में मान नहीं आ रहा है, और इसका अर्थ है कि यह संख्या हमारी क्या है, 8 से पूरी तरह से विभाजित है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको इकाई का अंक ध्यान देना है। जब अगर वो 4 से कटेगी तो इकाई में यहाँ पर आपको क्या देखना है दोस्तों, कि ये जो अंतिम वाली 2 संख्या है वो 4 से कटनी चाहिए, और अगर आपको 8 से बोले तो अंतिम के 3 संख्याएं 8 से कटनी चाहिए, अगर आपको 16 से बोले तो अंतिम की 4 संख्याएं 8 से कटनी चाहिए, और अगर आपको 32 बोले तो अंतिम की 5 संख्याएं 8 से कटनी चाहिए। तो वो संख्या ही पूरी की पूरी अब 32 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाजिता का नियम बहुत ही मज़ेदार होता है, ये अक्सर पूछा भी जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने अभी 7 का नहीं बताया, 7 का मैं अभी आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी, क्योंकि उसका थोड़ा सा लॉन्ग है, कई सारे मेथड है 7 से विभाजिता के नियम में। 9 से विभाजिता में क्या होता है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे अगर आपको बहुत लंबी संख्या दे दिया, जैसे यहाँ पर दे दिया बहुत ज़्यादा लंबी संख्या दे दिया, अगर आप इसको आप जोड़ने बैठेंगे तो जोड़ते ही रह जाएंगे। पेपर में आपको पता है समय बहुत कम रहता है, आपको बस क्या करना है, ये पूरी संख्या लेनी है और सभी संख्या 9 जो भी 9 आ रहा है काटते जाइए। जैसे यहाँ पर 9 से 9 कट गया, ठीक है, 9 कट गया। अब 5 और 4 भी क्या होता है, 9 होता है, ये भी कट गया। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, 7 और 2 क्या होता है, ये भी 9 होता है, ये भी कट गया। ठीक है, 8 और 1 ये भी क्या होता है, 9 होता है, ये भी कट गया। अब हमारा क्या बच रहा है दोस्तों, अब हमारा बच रहा है 4 और 5, ये भी क्या होता है, 9 होता है, 5 4 9 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 6 2 8 और 1 9, ये भी हमारा 9 होता है। यानी ये पूरी संख्या का जो शेषफल है वो 0 आएगा, यानी ये हमारी इतनी जो लंबी सी संख्या दी हुई है, ये पूरी संख्या जो है वो 9 से विभाजित होगी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मान लीजिए दे दिया हमने 5 4 9
8 1। मैं पूछूं आपसे कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं, तो आप बस क्या करिए, इसको 9 से काटने का प्रयास कीजिए। आपको यहाँ पर जो है जोड़कर 9 लाने में बहुत समय लग जाएगा। 9 या 9 से बनने वाली संख्या लाने में बहुत समय लग जाएगा। आप यहाँ पर ट्रिक से काम करेंगे, 9 को कट करेंगे और 8 और 1 भी 9 होता है, 5 और 4 भी 9 होता है, यानी कि इसका शेषफल आएगा 0। इसका अर्थ है कि ये पूरी संख्या जो है हमारी यहाँ जो है ये संख्या जो दी गई है ये 9 से विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित का नियम बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। बस आप पूरी संख्या लीजिए और हर एक संख्या का जो है 9 कट करते चले जाइए। जैसे एक और मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए आपको मैंने दिया 4 2 3 7, ठीक है। इसके अलावा मैंने दे दिया यहाँ पर आपको 5 और जो है 7। इतनी लंबी संख्या मैंने आपको दे दी। अब मैं आपसे पूछूं कि इस संख्या का जो है आप मुझे शेषफल बताइए, या ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं। आप क्या कीजिए, बस कुछ भी नहीं, सबको आपको 9 का जोड़ा बनाकर काट देना है। तो आपको पता है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, 7 और 2 क्या होता है, 9 होता है, कट गया, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, 7 और ये 5 और 4 क्या होता है, 9 होता है, कट गया, ठीक है। 7 और 3 जो है ये 9 से नहीं कटेगा, 7 3 10 होता है, लेकिन यहाँ पर जो शेषफल है वो 1 आएगा। तो इस तरह से ये संख्या क्या है, 9 से विभाजित नहीं हो रही है, यानी इसका शेषफल 1 आएगा। इस संख्या में अगर हम 9 को 8 को हम जोड़ दें तो ये 9 से विभाजित हो जाएगी, या फिर हम इसमें से 1 घटा दें तो भी ये संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी ये है हमारे 9 से विभाजिता का नियम, जो कि बहुत ही आसान होता है। 11 से विभाजिता का नियम भी अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, ये भी बहुत आसान होता है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। यदि दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। मैं इसमें आपको जो है सॉल्व करके क्वेश्चन को सिखाती हूँ, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पर आपको मान लीजिए एक संख्या दी गई है, ठीक है, ढेर सारी आपको यहाँ पर एक लंबी सी संख्या दी गई है। इसे आपको पता करना है कि 11 से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये क्या हमारा एक विषम संख्या है, यहाँ पर भी विषम है, ये भी विषम है, ठीक है। तो विषम के स्थानों में जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है 9 7 5, ठीक है, इसको आप ले लीजिए। और सम के स्थानों से जो आपको अंक संख्या प्राप्त हो रही है, सम में कौन कौन से है, यहाँ पर 8 है, 6 है और 7 है, तो इनको आप ले लीजिए 8 6 7, ठीक है। सम वाले स्थानों की संख्या को और विषम वाले स्थानों की संख्या को ले करके आपस में जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो है इनका जो जोड़ है वो दोनों में 21 आ रहा है, और इसका अंतर आप देखिए या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज या फिर 11 आना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है हमारी क्या होगी, जो है 11 से विभाजित होगी। 11 से विभाजित का नियम जो है अक्सर क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। मान लीजिए मैंने आपको दिया 5 2 8 7, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूँ ये 11 से कटेगा कि नहीं, तो आप इसका पहले क्या करिए, विषम वाली संख्याओं का स्थान में जो भी संख्या है, विषम में कौन कौन है, 5 और 8, तो 8 और 5 का जो जोड़ है वो 13 आएगा, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, 7 और 2 को लीजिए। 7 और 2 का जो है वो सम स्थानों से उठाकर इनका जो जोड़ है वो कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे, अंतर क्या होगा, यहाँ पर 9, 13 में से 9 जाएगा तो कितना 4 आएगा। इसका अर्थ है कि ये संख्या 11 से नहीं कट रही है। तो ये हमारा 11 से विभाजित का नियम है। दोस्तों 12 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 12 से विभाजिता का नियम जो है कहीं अलग से नहीं आता, बल्कि ये 3 और 4 के नियम से ही आता है। यानी जो 3 का नियम और 4 का नियम है वो दोनों नियम जो है लागू कर दिया जाए तो हमारा 12 का नियम बन जाएगा। यानी कि जैसे 3 का नियम क्या है कि संख्याओं के जो अंकों का योग है वो 3 आना चाहिए, और 4 से विभाजिता का नियम है कि जो उनका अंतिम जो 2 अंक हैं वो 4 से कटने चाहिए। यानी अगर मैंने आपको 528 दे दिया और हम ये पूछे कि 12 से कटेगी कि नहीं, तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर 28 आ रहा है जो कि 4 से कटेगा। फिर आप इसको जोड़िए अंकों का योग, अंकों का योग क्या है, 5 2 7 7 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 और 1 15, यानी ये संख्या जो है 5 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 6, यानी कि ये हमारी 3 से कटेगी। इसका अर्थ है कि 528 हमारी 12 से विभाजित होगी। तो ये हमारा क्या है, 12 से विभाजिता का नियम। इसी प्रकार से आप 15 के विभाजिता का नियम भी निकाल सकते हैं। 15 से विभाजिता का नियम जो है वो 3 और 5 के नियम को बनाकर मिलाकर बनता है। इसी प्रकार से जो है और भी जितने भी संख्याएँ होती हैं उनका जो है अलग से नियम नहीं आता, बल्कि जो संख्याओं का हमने
आपने नियम पढ़ा है उन्हीं को जोड़ करके आता है, और इससे ज़्यादा आपसे पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा। 12 या 15 से ज़्यादा आपको पूछा भी नहीं जाता है। तो 7 का नियम क्या होता है कि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना तथा शेष संख्या से अंतर 7 से विभाजित होता है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें कहा क्या जा रहा है मैथ्स में। देखिए, यानी किसी संख्या का जो इकाई अंक है, जैसे यहाँ पर जो है 3206 का इकाई अंक क्या है, 6 है। इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हमारा जो संख्या प्राप्त होगा उसको हम बची हुई संख्या से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी, फिर उसके बाद जब लास्ट में जब छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी तो हम उसको देखेंगे वो 7 से कटेगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर 14 7 से कट रहा है। जैसे यहाँ पर आपने देखा, सबसे पहले हमने लिया 3206 को, उसकी इकाई को हमने 2 से गुणा किया तो 12 आया। उस 12 को हमने 320 में से घटाया तो 308 आया। ये भी थोड़ी बड़ी संख्या है, तो चलिए इसको और छोटा बनाते हैं। अब हम यहाँ पर 8 के इकाई वाले अंक में 2 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा। फिर हम इसको 30 से घटाएंगे तो 14 आएगा। अब आपको दिख रही है संख्या छोटी सी हो गई। 14 तो आपको पता ही कि 7 से कटेगा, यानी ये जो पूरी संख्या है 7 से विभाजित होगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस पूरी संख्या को 7 से काट के देखिए, तो आपका जो शेषफल है वो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंक है हमारा वो पूरी तरह से 7 से क्या होगा, कट जाएगा। 7 से विभाजिता का और भी नियम होता है दोस्तों, कि यदि कोई संख्या किसी अंक को 6 बार पुनरावृत्ति करके बनाई जाए तो ऐसी संख्या सदैव 7 से क्या होगी, विभाजित होगी, और साथ ही वह 13 11 से भी विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर आपको 1 जो है वो 6 बार दिया गया, इसका अर्थ है कि ये संख्या हमारी जो है 7 से विभाजित होगी। 5 को 6 बार दिया गया, यानी ये भी 7 से विभाजित होगी। 2 को 6 बार दिया गया, यानी ये भी हमारा क्या है, 7 से विभाजित होगा। और साथ ही ये तीनों संख्याएं जो हमारी 11 और 13 से भी विभाजित होगी। आप इसको विभाजित करके देख लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। और यदि कोई संख्या किसी द्विअंकीय संख्या को हम 3 बार पुनरावृत्ति करके बनाए तो ऐसी संख्या सदैव 7 और 13 से विभाजित होती है। जैसे 67 जो लिखा है ये हमारी 7 से विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी। तो ये जो संख्या है 67 को 3 बार बनाई गई। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपसे मैंने कह दिया 23 23 23, कोई भी संख्या जो आपके मन में आए उसको 2 बार रिपीट करिए और 3 बार लिखिए, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कह दिया 12, ठीक है, 12 और 12, ये सभी संख्याएं 7 से भी कटेंगी और 13 से भी कटेंगी। और यदि किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बराबर पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई जाए तो ऐसी संख्या सदैव 7 11 और 13 से विभाजित होगी। जैसे 235 235, ये क्या है, ये 3 अंकीय संख्या है 235, और फिर से 235 है, और इसको 2 बार पुनरावृत्ति की गई है, यानी 2 बार 235 लिखा गया है। तो ये पूरी संख्या हमारी 7 11 और 13 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 से विभाजिता का नियम, और साथ ही यहाँ पर 11 और 13 से विभाजिता का नियम भी हो गया, क्योंकि अगर आप हमसे पूछेंगे कि 13 से विभाजिता का नियम क्या है तो ऐसे ही निकलेगा। इसके अलावा 13 से विभाजिता का नियम एक और भी है। जैसे आपने यहाँ पर 7 में किया है ना कि इसके इकाई वाले अंक में 2 से गुणा करके फिर उसको घटा दिया है दी गई संख्या से, इसी प्रकार से आप 13 वाले में 4 से गुणा करके इकाई वाले अंक में और संख्या से घटाएंगे तो भी वो संख्या 13 से कटेगी कि नहीं, ये हमें पता चल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। जातीय मान को कई नामों से जाना जाता है और क्वेश्चन जो है हमेशा घुमा के ही पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया कि हमें इस संख्या का अंकित मान बताइए तो आप सोचेंगे अंकित मान क्या होता है। अगर आपको उसका दूसरा नाम नहीं पता है तो आप समझ जाइए कि जातीय मान को हम वास्तविक मान भी बोलते हैं, इसी को हम नैज मान भी बोलते हैं, इसी को अंकित मान भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको फेस वैल्यू या फिर रियल वैल्यू बोलते हैं। ये सभी संख्याएं जो है, ये सभी मान जो है हमारा जातीय मान में ही आता है। दोस्तों जातीय मान वह होता है जो किसी संख्या का मान होता है, यानी जैसे आपको पता है कि आपकी जो जाति है वो कभी बदलेगी नहीं, ठीक है। स्थान तो आपका बदल जाएगा, आज आप मान लीजिए इलाहाबाद में, कल आप जो है बनारस पहुंच गए, परसों आप मान लीजिए दिल्ली पहुंच गए, आप पूरी जगह भ्रमण कर सकते हैं, यानी स्थान आपका परिवर्तित हो सकता है, यानी आप, लेकिन आपकी जो जाति है वो परिवर्तित नहीं हो सकती, यानी जाति मान जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। यानी जो भी संख्या है उसका जाति मान वही संख्या होती है। जैसे आपको मान लीजिए उदाहरण में 247 मैंने दिया है, मैं आपसे पूछूं 247 में 4 का जातीय मान क्या होगा तो 4 होगा, 7 का जातीय मान क्या होगा तो 7 होगा, 2 का जातीय मान क्या होगा तो 2 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 का अंकित मान क्या होगा तो भी 7 ही होगा, क्योंकि जातीय मान को ही अंकित मान कहा जाता है। इसका वास्तविक मान क्या होगा तो भी 7 होगा, नैज मान क्या है तो भी 7 होगा, फेस वैल्यू क्या है तो भी 7, और रियल वैल्यू क्या है तो भी 7। यानी पूरी संख्या जो है इसको कई नामों से जानी जाती है, और जातीय मान वह होता है जो कि दी गई संख्या होती है। यहाँ पर परिभाषा नहीं, हमें उसके बारे
में अच्छे से समझना है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको परिभाषा नहीं बताया है। अब हम स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय मान क्या होता है कि किसी संख्या में प्रत्येक स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं दोस्तों। इसको हम फेस वैल्यू या रियल वैल्यू बोलते हैं जातीय मान को, और स्थानीय मान को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। आप यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा पे मत जाइए, पहले उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको उदाहरण में मैंने दिया कि यहाँ पर दिया है 5649, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसमें 50 जो 5 है वो हमारा हजारवां भाग है, 6 जो है वो सैकड़ा भाग है, 4 जो है वो दहाई है, और 9 जो है वो इकाई में है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि 9 का स्थानीय मान क्या है दोस्तों, तो 9 का जो स्थानीय मान है वो 9 ही होगा, लेकिन 4 का स्थानीय मान जो है वो दहाई पर होने की वजह से यहाँ पर 10 से गुणा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 6 का जो स्थानीय मान है वो 100 से गुणा होकर के 600 हो जाएगा। और 5 का स्थानीय मान में अगर 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये 1000वें स्थान पर है, तो 5000 हो जाएगा। इसी प्रकार उदाहरण में अगर मान लीजिए मैंने आपको दिया 24,644, 24,644 में यहाँ पर जो पहला 4 है, दूसरा 4 है और तीसरा 4 है, इनका स्थानीय मान क्या होगा। तो आपको अगर मैं बोलूँ पहले वाले 4 में, यहाँ पर पहला जो है इकाई से हम गिनेंगे, तो पहले वाले 4 में 4 का स्थानीय मान जो है वो सिर्फ 4 ही होगा। दूसरे वाले 4 में जो 4 है वो दहाई पर है, इस वजह से यहाँ पर दूसरा जो है उसका स्थानीय मान 40 होगा। और तीसरा वाला जो 4 है हमारा, इसका जो स्थानीय मान होगा वो, क्योंकि वो सैकड़े के स्थान पर है, इस वजह से इसका स्थानीय मान क्या होगा, 400 होगा। ये तो बहुत ही इजी है दोस्तों, लेकिन आपसे दशमलव संख्याओं का भी स्थानीय मान पूछ लेता है। अभी हमारा अगली यूनिट में ये आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी समझा दे रही हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आपको दशमलव संख्या का स्थानीय मान प्राप्त करना है, ठीक है, तो आप कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 98.752, दशमलव के बाद की संख्या को हम सैकड़ा या हजार में नहीं गिनते, बल्कि उसको 1 बाई 1 काउंट करते हैं। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 98.752, ठीक है, 98.752। तो इसमें अगर मैं पूछूं आपसे 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान जो है दोस्तों वो 8 ही होगा, ठीक है। 8 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 8 होगा। लेकिन अगर 9 का स्थानीय मान बोलेंगे तो 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 यहाँ पर है। और अब पॉइंट वाले चीज़ों का, हम जो पॉइंट वाले नंबर से उनका कैसे समझेंगे स्थानीय मान, क्योंकि पॉइंट वाला जो है यहाँ पर क्या है, 7 का अगर स्थानीय मान हम आपसे पूछे तो ये 0.7 में आएगा, तो इसका स्थानीय मान जो है वो 0.7 होगा। इसको हम जो है 0.7 को हम ऐसे भी लिख सकते थे 7/10, ठीक है, 7/10 भी लिख सकते हैं 0.7 को। तो यहाँ पर क्या हमारा 7/10 होगा। 5 का अगर मैं आपसे स्थानीय मान पूछूं तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/100, यानी कि इसको आप जो है ऐसे भी लिख सकते थे, 5/100 को आप ऐसे लिख सकते थे 0.05, ठीक है, 0.05 भी लिख सकते थे, ये भी क्या है, उसका स्थानीय मान ही है। और इसी प्रकार से 2 का आपसे अगर मैं स्थानीय मान पूछूं तो 2 का स्थानीय मान जो है वो जो है हमारा 2/1000, यानी कि 0.002। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा स्थानीय मान है दशमलव संख्याओं का, वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा था कि जो ऐसे हमारा रहता है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर दशमलव नहीं होता, तो हम इसको क्या कह सकते थे कि अगर हम आपसे यहाँ 2 का पूछे तो आप कहेंगे कि इसका 2 होगा। 5 का स्थानीय मान पूछेंगे तो 50, 7 का पूछेंगे तो 700, इसका 8000 और इसका मतलब 90000। तो क्या हो जाएगा, बढ़ते जाता है इधर साइड में, ठीक। लेकिन दशमलव संख्या में क्या होता है, घटते जाता है। तो दशमलव संख्या में जो यहाँ पर जो ये इकाई वाला अंक होगा, इसका जो मान होगा वो यहाँ पर अगर दशमलव यहाँ पर लगाए तो उतनी ही जीरो यहाँ पर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम जीरो को हटाने के लिए उतने ही नीचे जीरो और बढ़ाते चले जाते हैं, इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसका दशमलव में स्थानीय मान बदल जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। यहाँ पर जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट था आपको यूनिट 1 से, उससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाएंगे और साथ ही और भी जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी देखेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।